नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई मन लगा करके अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज यहाँ पे हम पहला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो यहाँ पे मात्रिक छंद पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए है कि बी है कि सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे जितने भी हैं वो सब मात्रिक के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे सभी आंसर सही हो गया। अगला है कि छंदशास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो यहाँ पे छंदशास्त्र के प्रणेता पिंगल को कहा जाता है। यहाँ पे अगला है कि मंगल भवन अंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ए सही होता है, बी सही होता है या फिर सी सही हो जाता है आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा चौपाई। चौपाई जो है रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने अवधि में ग्रंथ लिखा है, उसमें जितनी भी हैं सब चौपाई के अंतर्गत ही आती हैं, जबकि थोड़ा बहुत कहीं कहीं दोहा या फिर छप्पे का भी प्रयोग उन्होंने, छंद का भी उन्होंने प्रयोग किया है। अगला यहाँ पे है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको सूल, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि दोहा है कि रोला है कि चौपाई है या फिर वर्व है। तो यहाँ पे जो छंद है वहाँ पे दोहा का प्रयोग यहाँ पे किया है। अगला यहाँ पे है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दात अवगे खद कवि खद्दोत समझतः करें प्रकाश, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अनुप्रास है कि यमक है कि उत्प्रेक्षा है या फिर विरोधाभास है। तो यहाँ पे विरोधाभास की पंक्ति देखने को मिलती है। अगला यहाँ पे है कि नीर प्रधान बीज सुकुमार खिल रहा मृदुल अंगद खिला, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, इस पंक्ति में पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा, रूपक हो जाएगा या फिर उपमा हो जाएगा। पंक्ति यहाँ पे उत्प्रेक्षा सही हो जाती है। और ये पंक्तियाँ जो दी गई हैं ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी से है। अगला यहाँ पे है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछा जा रहा है। तो यमक हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा या फिर अनुप्रास हो जाएगा। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाता है। रूपक अलंकार जहाँ जो है जहाँ पे कोई भी भेद होते भी उसमें भेद नहीं रहता है, तो यहाँ पे अलंकार हो जाता है रूपक। अगला है कि बिहार की राजधानी पटना किस बोली क्षेत्र में स्थित है। तो ये स्थित है मैथिली में कि भोजपुरी में कि मगही में या फिर अंगिका में। तो ये मगही के में स्थित है। किस में स्थित है, तो ये मगही बोली के क्षेत्र में आता है। खड़ी बोली, इसमें है कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है। तो खड़ी बोली की पहली रचना जो है वो प्रेम सागर है, नासकेतोपाख्यान है, ढोला मारू रात दुआ या फिर आंशिका। तो आंसर यहाँ पे प्रेम सागर सही हो जाता है। अगला है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी हो जाएगी, कौरवी हो, बुंदेलखंडी या फिर ब्रज। तो यहाँ पे कौरवी, ब्रज और ये बुंदेलखंडी जो है ये पश्चिमी सौर सेनीय ब्रज के अंतर्गत आती है, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती पूछा गया। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ आंसर सही है। अगला यहाँ पे है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं। तो इसमें हो जाएगा कि 3 हैं कि 4 हैं, 5 हैं या फिर 4 हैं या फिर 7 है। तो यहाँ पे 5 बोली का यहाँ पे बताया गया है। बनाफरी किस की उपबोली है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि बुंदेलखंडी का है, बुंदेली का है या छत्तीसगढ़ी या फिर बघेली या फिर कन्नौजी का है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है ये बघेली की हो जाती है। बनाफरी बघेली, इसको बा करके याद कर लेना। सिंधी भाषा का संबंध किससे है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पैसाची से है, बांचड़ से है, मगही से है, सौरसेनी से है। तो सिंधी का संबंध किससे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा कि ये पैसाची से है। अगला यहाँ पे है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये सामी हामी से है, शामी हामी से है या भारूपीय से है, काकेसी से है या फिर पापुई से है। तो मारपीय से यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला है कि करवी भाषा का उदय किससे हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पश्चिमी हिंदी से।
पश्चिमी हिंदी से या फिर राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से या फिर बिहारी से, तो कौरवी भाषा इसका उदय किससे हुआ है? तो ये पश्चिमी से इसका उदय हुआ माना जाता है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जूता हो जाएगा। क्षमा चाहेंगे साथियों, यहाँ पे कुछ दिक्कत होने के कारण यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी बाधा पहुँची है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि पश्चिमी हिंदी से है, कि राजस्थानी से है, या पूर्वी से है, या फिर बिहारी से है। तो कौरवी भाषा पश्चिमी के अंतर्गत आती है। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि जूता है। यहाँ पे जूता सही हो जाता है, कीमत या फिर हैजा या फिर देहात। तो यहाँ पे जूता आंसर सही हो जाता है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो दशानन क्या है? यहाँ पे ये रूढ़ हो जाता है, या फिर योग रूढ़, या फिर योगी, क्या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दशानन है ये योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन ध्वनि नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि टा है, कि ठा है, कि डा है, या फिर डा। तो यहाँ पे जितने भी हैं ये, और यहाँ पे ये जो है सही हो जाता है ये, जबकि ये जो है ढा उपक्षिप्त के अंतर्गत आता है। तो ये इतना सब मूर्धन के और ये उपक्षिप्त के अंतर्गत यहाँ पे आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है? तो यहाँ पे हो जाता है कि ए है, बी है, सी है, या फिर डी। तो का यहाँ पे अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो प्रथम और तीसरा जो होता है, पहली और तीसरी पंक्ति जो होती है वो जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आती है, जबकि यह जो है और जितने भी बचते हैं वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो यहाँ पे खरोष्ठी हो जाएगा, ब्राह्मी से, या फिर लहर से, या फिर हेरोग्लिफिक से। तो यहाँ पे ब्राह्मी से इसका जो है उदय माना जाता है। निम्नलिखित में देवनागरी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ये बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी हो या पीजीटी या फिर कोई भी हो, टीटी के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी। तो यहाँ पे ए सही हो जाता है। अगला यहाँ पे लेते हैं कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा वर्णात्मक है, कि अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है, या प्रतीकात्मक। तो ये अक्षरात्मक है, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, यह वर्णात्मक लिपि है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे है उत्तर कि ए और सी के कथन क्या हैं? असत्य हैं। ए और सी ये दोनों सत्य हैं। अगला है यहाँ पे कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा करण है, कि संबंध है, कि अधिकरण है, या फिर अपादान। यहाँ पे अधिकरण होता है जो वो सही हो जाता है। अगला यहाँ पे लेते हैं कि साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि एक वचन है, कि बहुवचन है, कि द्विवचन है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक वचन हो जाएगा, क्योंकि साधु आ रहे हैं तो यहाँ आदर सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो है एक वचन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे चना हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, या फिर उड़द हो जाएगा। तो अरहर यहाँ पे जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, जबकि और सब यहाँ पे पुल्लिंग हो जाता है। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ए सही है, यहाँ पे ए सही हो जाता है, बी या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पे विद्याभ्यास जो है वो सही हो जाता है, ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है। नीलगाय में कौन सा समास है? तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा, यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा, बेभाव हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, या फिर द्वंद्व हो जाएगा। तो नीली है जो गाय अर्थात कर्मधारय की तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है। यहाँ पे त्रिभुज में कौन सा समास है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी है, कि दिगु है, कि द्वंद्व है, या फिर कर्मधारय है। तो यहाँ पे आंसर बी सही हो जाता है, दिगु यहाँ पर है। त्रिभुज में जो है मतलब जब कोई संख्यावाची शब्द होता है तो वहाँ पर
द्विगु समास हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अपने हाथ से स्वयं कार्य करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो या फिर हाथ से काम करो, अपना काम स्वयं करो, यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि रामायण शब्द रूप से कौन सी विभक्ति यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो साथियों यहाँ पे जिस प्रकार से विभक्ति पूछी जा रही है तो उन विभक्तियों को आप हाईलाइट करते हुए चलिए, और उसमें जैसे जो चतुर्थी की विभक्ति है और तृतीया की विभक्ति या फिर द्वितीया हो या फिर प्रथमा, इन विभक्तियों को अच्छे से मतलब बिल्कुल ये कन्फर्म याद करना है, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तृतीया यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बादल हो जाएगा अभ्र है, जीमूत है, वारिद है या फिर मरकट है। तो यहाँ पे मरकट जो है वो आंसर सही हो जाता है, और बाकी बादल के पर्यायवाची हैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो ये जो पर्याय विलोम है ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न हो जाता है इसका बी आंसर, प्राचीन का जो है अर्वाचीन का प्राचीन। यहाँ पे आकृति शब्द का समानार्थक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आकृति का हो जाता है कि बनावट है, कि वस्त्र है, कि चित्र है, कि समरूप है। तो यहाँ पे बनावट आंसर जो है वो सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये उरग हो जाता है, कि भुजग हो जाता है, कि कुरग हो जाता है, कि तुरग हो जाता है। तो इस कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, किसके लिए, जो छाती के बल चलता हो उसके लिए कौन सा यहाँ पे एक आंसर सही हो जाता है। तो उसके लिए सही हो जाता है उरग, यहाँ पे आंसर जो है वो सही हो जाता है। छाती के बल चलने वाले को उरग कहा जाता है। सांप जो है इसका। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अत्यधिक क्रोध करना या वर्षा का होना या प्रेम करना या सम्मान देना। तो अत्यधिक क्रोधित होना यहाँ पे आंसर सही हो जाता। अगला है कि छठी का दूध याद आना का सही क्या हो जाएगा। बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद आना, कि भूख लगना। तो यहाँ पे हो जाता है कि बुरा हाल होना। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मालविकाग्नि नाटक का लेखक कौन है। तो यहाँ पे कालिदास हैं, कि भवभूति हैं, कि भास हैं या फिर बारिव हैं। तो यहाँ पे कालिदास आंसर सही हो जाता है। अगला है कि इनमें से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्नि है, विक्रमोर्वशीयम है या फिर प्रतिभा नाटकम। तो इतने जो हैं सब कालिदास का है, जबकि प्रतिभा नाटक जो है वो भास का है। अगला यहाँ पे है मालती माधव रचना के लेखक कौन है। तो यहाँ पे भवभूति हो जाएगा आंसर, भवभूति है या फिर कालिदास या भास या फिर श्रीहर्ष। तो यहाँ पे भवभूति जो है वो आंसर सही हो जाता है। अब इन नाटकों को और संस्कृत के उन कवियों को यहाँ पे देखना है कि जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न इकट्ठे मतलब बन जाता है। तो उन कवियों को अच्छे से तैयार कर लेना, उनकी रचनाएं, उनका जन्म, उनके बारे में जो भी कुछ कहा गया है, उनके जो मतलब जो भी पदवी उनको प्रदान की गई है वो भी याद करना है। तो ये सारी चीज़ें देख करके एकदम अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। अगला यहाँ पे है कि कौन सी रचना भारिव की है। तो यहाँ पे हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम है, कि रघुवंशम है, कि दशकुमारचरितम है या फिर किरातार्जुनीय। तो यहाँ पे किरातार्जुनीय जो है वो भारिव की रचना है, बेहद महत्वपूर्ण है, बृहत्तही के अंतर्गत आती है, और इसका जो है शुरुआत जो होता है श्री से, जबकि लक्ष्मी से इसका अंत होता है। इसमें पूछता है कि इसकी शुरुआत किससे होती है, अंत किससे होता है। तो यहाँ पे याद करना है कि शुरुआत लक्ष्मी श्री से और अंत इसका जो है लक्ष्मी से होता है। अब यहाँ पे है कि शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि माघ है, कि कालिदास, हर्ष या फिर भास। तो शिशु मतलब माघ, ऐसे याद कर लेना है कि शिशु जो होते हैं वो माघ मौसम में ज़्यादा रोते हैं। अगला यहाँ पे है कि इनमें से कौन सी रचना दंडी की है। तो दशकुमारचरितम है, कि
यहाँ पे शिवराज विजयम है या मेघदूतम है या फिर हर्षचरितम है। तो दंडी की जो रचना है वो 10 कुमार चरितम यहाँ पे आंसर सही हो जाता। अगला है कि नैषधीय रचना मतलब नैषधीय चरितम के रचनाकार का नाम यहाँ पे बताना है। तो श्रीहर्ष हैं, दंडी हैं, भास हैं, भवभूति हैं। श्रीहर्ष इनके लिए सही हो जाता है। अगला है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय ए यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला है कि महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि महोत्सव में गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला है कि संचित शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वृद्धि है या फिर गुण है या फिर यण है या फिर सचुत संधि यहाँ पे है। तो यहाँ पे आंसर जो होता है वो ये डी, यहाँ सचुत संधि ही सही हो जाता है। अगला है गृह गच्छति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो गृहम गच्छति, गृहा गच्छति, गृहाय गच्छति या फिर गृहा आगच्छति। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सही हो जाता है कौन सा। ए यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या फिर बहुव्रीहि। तो महान है जो आत्मा अर्थात यहाँ पे कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। अगला है कि दिन प्रतिदिन शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि दिनम दिनम च या फिर दिनम दिनम प्रति या फिर दिनम दिनम या फिर। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो बी यहाँ पे सही हो जाता है। कौन सा सही हो जाता है। तो बी यहाँ पे हो जाएगा दिनम दिनम का सही है, दिनम दिनम प्रति यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है सरिते, सरिते शब्द का शब्द रूप से कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा कि प्रथमा है कि द्वितीया है कि तृतीया है या फिर चतुर्थी है। तो यहाँ पे द्वितीया विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। द्वितीया का नहीं, यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। किसका किया गया है। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाई गई जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इसके माध्यम से अपनी तैयारी को और अच्छी दिशा में ले जा रहे होंगे। साथियों, हम प्रयास करते हैं कि उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पे समावेश किया जाए जो भी परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और बनने की पूरी संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छी दिशा में ले जाएं। धन्यवाद। और परीक्षा में एक सीट आपकी हो, ये जो है हमारा कहना है। धन्यवाद।